काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको अगर आप कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन में से कम आपका 5 या 6 क्वेश्चन ज़रूर इससे डरेगा। और ये सिविल वाले और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट के लिए है जो कि सेकेंड सेमेस्टर ग्रुप बी के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हुक्स लॉ। इसको हम सभी जानते हैं कि हुक्स लॉ का डिफिनेशन ही होता है हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसमें कहाँ तक वैलिड है हुक्स लॉ, तो इलास्टिसिटी लिमिट तक। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इलास्टिक लिमिट, क्योंकि हम जानते हैं इसी से हमको ई प्राप्त होता है जिसको यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। तो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस फॉर विच द हुक्स लॉ होल्ड गुड इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। तो जो आपका मैक्सिमम स्ट्रेस होता है वो आपका यहीं पे होता है हुक्स लॉ के लिए, तो आपका इलास्टिक लिमिट पे ही होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलास्टिक लिमिट। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग मॉडुलस फॉर परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। तो ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के लिए 0 होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि यंग मॉडुलस ऑफ जो इलास्टिसिटी होता है वह इलास्टिक बॉडी के लिए दिया रहता है, इलास्टिक बॉडी के लिए दिया रहता है। प्लास्टिक बॉडी में यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं होता है, क्योंकि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहाँ से आता है, तो हुक्स लॉ से। और हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड है, इलास्टिक लिमिट तक ही वैलिड है, प्लास्टिक बॉडी के लिए वैलिड नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर बिकॉज फॉर गिवन स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोड्यूस इन स्टील। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लेस देन रबर, क्योंकि हम कोई भी बॉडी कितना अच्छा है इलास्टिक परफॉर्मेंस, वह जितना हम लोड लगाते हैं उसमें कितना इलोंगेशन यानी स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है उससे डिफाइन करते हैं। तो रबर में कम लोड लगाने से ज़्यादा इलोंगेशन आता है और स्टील में ज़्यादा लोड लगाने से भी थोड़ा कम एज कंपेरिजन रबर से आता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा लेस देन रबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यंग मॉडुलस जो वो बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में रिलेशन क्या है। तो इसका जो रिलेशन आप ड्राइव कीजिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आई बाई वाई बराबर I3n+9 के। इसमें जो y है इसको ई भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस पोसेस द हाईएस्ट इलास्टिसिटी। तो इसमें से जो रबर, ग्लास एंड स्टील एंड कॉपर है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह स्टील, क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्टील पर फोर्स लगाने से थोड़ा एज कंपेरिजन अदर मटेरियल थोड़ा इलोंगेशन कम आता है। तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टील। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द वायर इज स्ट्रेच डबल इन द लेंथ इज स्ट्रेन। तो सबसे पहले समझिए कि स्ट्रेन बराबर फार्मूला होता है, स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो इसका फार्मूला ही होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जबकि तो इसको जब आप लेंथ को डबल कर देंगे तो यानी जो चेंज इन लेंथ आपका हो जाएगा वो एल हो जाएगा, ओरिजिनल लेंथ भी एल ही था। तो इसको अगर एल से एल कट जाएगा तो आपको प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, 1। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो आपका 1 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका ऊपर ही रह गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, उसमें कहता है द यंग मॉडुलस ऑफ वायर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द स्ट्रेस विच विल बी। तो न्यूमेरिकली कब इक्वल होगा, नीचे भी हम ये क्वेश्चन देख चुके हैं। डबल, जब इसका लेंथ अगर डबल कर दीजिएगा तो यानी ये एल पहले से था, इसको डबल कीजिएगा तो 2L हो जाएगा। यानी हमको जो एल इसको लेंथ को चेंज किए थे तो इसका जो डबल हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
A wire can be broken by applying the load of 20 kg weight. Then the force required to the breaking the wire twist diameter. तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका पूछ रहा है कि अप्लाइंग द फोर्स रिक्वायर द ब्रेकिंग द वायर इज ट्विस्ट डायमीटर, इसका डायमीटर जो दुगुना हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर अब स्ट्रेस बराबर फार्मूला लगाइएगा तो उससे इसको निकालिएगा तो 120 हो जाएगा। इसको अभी अगले क्वेश्चन में इसको फिर से हम अच्छे से डिफाइन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है स्ट्रेस इज डिफाइन एज। तो स्ट्रेस इज डिफाइन एज, क्योंकि हम सब जानते हैं स्ट्रेस बराबर फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, जिसमें होता है ये फोर्स जो होता है ये रेसिस्टिंग फोर्स होता है। तो रेसिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में क्या करें, एक्सटर्नल फोर्स। तो देखिए हम सब जानते हैं कि रेसिस्टिंग फोर्स जो होगा वह इक्वल होगा एक्सटर्नल फोर्स के जो अप्लाइड किए हैं, क्योंकि जितना हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे उतना ही रेसिस्टिंग फोर्स जनरेट होगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी भी सही हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डिफॉर्मिंग फोर्स, तो डिफॉर्मिंग फोर्स अपन यहाँ पे एरिया कर देंगे तो ये भी सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए 11 नंबर, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सी, क्योंकि हम लोग हुक्स लॉ से जानते हैं कि हुक्स लॉ बराबर कहता है कि स्ट्रेस जिसे सिग्मा से डिनोट करता है वो जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, स्ट्रेन का, जिसे ई से भी डिनोट किया जाता है। और इसको प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसको ई बोलते हैं इनटू ई। तो इसी को यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 12, द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विच अ बॉडी एक्वायर द इट्स ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड इलास्टिक बॉडी। तो इसका डिफिनेशन ही है इलास्टिक बॉडी का कि अगर जब इस पर फोर्स लगाइएगा तो वो अपना शेप साइज को चेंज करेगा, फिर ये फोर्स अगर रिमूव कर देंगे तो वो अपना ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगा। लेकिन यह एक कंडीशन है, यह ओनली इलास्टिक लिमिट तक ही ये अपना ये फिनोमेना कर सकता है, यहीं तक ये अब कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा कर देंगे तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में ओरिजिनल शेप साइज रीगेन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 13, हुक्स लॉ होल्ड गुड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। यहाँ एक बात गौर करने की है कि हुक्स लॉ तो वैलिड है कहाँ तक, तो इलास्टिक लिमिट, लेकिन कुछ बॉडी प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही वैलिड रहता है। यह इलास्टिक लिमिट तक कौन वैलिड रहता है, तो आपका माइल्ड स्टील जो होता है वो आपका इलास्टिक लिमिट तक वैलिड रहता है, जबकि अदर मटेरियल जो मैक्सिमम होता है प्रोपोर्शनल लिमिट तक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हुक्स लॉ जो गुड वैलिड कहाँ रहता है, तो यह होता है आपका प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही वैलिड रहता है। अगर ये एक बात और, ये अगर आंसर में आपका हुक्स लॉ वैलिड लिखल रहेगा कहाँ तक, तो प्लास्टिक लिमिट भी रहेगा। अगर प्रोपोर्शनल लिमिट अगर आंसर में रहे तो आंसर प्रोपोर्शनल लिमिट ही होगा, क्योंकि यह ज़्यादा अच्छा होता है। अगर ये प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं रहे तब इलास्टिक लिमिट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलास्टिक लिमिट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ डॉट वेयर इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि इलास्टिक लिमिट ऑफ द प्रॉपर्टी यहाँ पे हो जाएगा बॉडी इलास्टिक लिमिट इज प्रोपोर्शनल टू द मटेरियल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन है, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर माइल्ड स्टील अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द। तो इसका जो होता है ये एक्सपेरिमेंटली वैल्यू निकाला गया है, वह इक्वल होता है 2.1 × 10⁶ kg/cm²। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यंग मॉडुलस ऑफ सब्सटेंस डिपेंड ऑन। तो यंग मॉडुलस ऑफ सब्सटेंस है जो डिपेंड करता है किस पे, तो मटेरियल के स्ट्रेंथ पे फर्स्ट है, बी इट्स एरिया पे, सी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें से ये तीनों नहीं होगा क्योंकि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड करेगा, सॉरी एक सेकेंड, ये डिपेंड करेगा ये जो आपका, क्योंकि आप फार्मूला डालते हैं ये हुक्स लॉ से, ई बराबर सिग्मा यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये इस पे डिपेंड करेगा, इस पे नहीं डिपेंड करता है। स्ट्रेंथ एरिया और एक्सेलरेशन के ड्यू टू ग्रेविटी पे स्ट्रेस पे डिपेंड करता है या स्ट्रेन पे डिपेंड करता है, इस पे नहीं करता। उसके बाद यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज परफेक्टली रिजिड बॉडी इज इनफिनाइट। तो ये जो परफेक्टली रिजिड बॉडी होता है उसके लिए जो आपका यंग मॉडुलस ऑफ ई का मान होता है वह इनफिनाइट होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इनफिनाइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर आर डैश मॉडुली ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसका मॉडुलस होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मॉडुली लिखा चुका है, ठीक है, तो ये मिस्टेक है, मिस प्रिंट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद विच आर फ्लोइंग रिलेशन होल्ड गुड द रिलेशन विद बल्क मॉडुलस। तो इसका जो होता है ये ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। के सॉलिड होगा, सॉलिड का ज़्यादा होगा, उसके बाद के लिक्विड का, उसके बाद के गैस का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेसिप्रोकल द बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। इसका जो अगर रेसिप्रोकल कीजिएगा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, तो ये आपका हो जाएगा कंप्रेसिबिलिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 21, ओरिटिकली वैल्यू ऑफ द पॉइजन रेशियो लाई बिटवीन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपका हो जाएगा सही आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी, -1 से लेके +1/2 तक होता है। प्रैक्टिकली वैल्यू ऑफ द पॉइजन रेशियो लाई बिटवीन, प्रैक्टिकली, लेकिन अगर प्रैक्टिकल करके देखिएगा तो यह 0 से लेके +1/2 तक ही लाई करता है, जबकि थ्योरेटिकली वह -1 से 1/2 के बीच में लाई करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइजन रेशियो इज मोस्ट ऑफ द मटेरियल इज क्लोज टू 0.25। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 0.25। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मटेरियल हैव अ हायर वैल्यू ऑफ द पॉइजन रेशियो। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सही आंसर रबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जब क्वेश्चन पूछे आपका कि जो हायर इलास्टिसिटी किस बॉडी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टील। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो इज 0 देन मीन। तो इसका मतलब है कि मटेरियल इज रिजिड है, यानी परफेक्टली रिजिड बॉडी है।